विश्व नालंदा में इनका नाम था शारीपुत्र और महामुगलायन, जो धम्म के दो पिलर हुए, एक राइट हैंड हुए और लेफ्ट हैंड हुए। भगवान बुद्ध ज्ञान दिए, इसलिए इस स्थल का नाम नालक ग्राम से नालंदा हुआ। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत को विभिन्न प्रकार का डिफिनेशन दिए। नालंदा दो शब्दों से मिलकर के बना है और वह दो शब्द है नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, कमल ही है ना। आप लोग तो ऐसे शांत हो गए जब मैं बीजेपी की चर्च कर दिया हूँ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। दा का अर्थ होता है देना। तो ज्ञान देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, बुद्धि देने की भूमि को नालंदा कहते हैं, या जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है उस स्थान को नालंदा कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, नालंदा का संधि विच्छेद करेंगे तो न प्लस अलम प्लस दा। न मीन्स अनंत, अलम मीन्स ज्ञान और दा मीन्स देव। जहाँ अनंत ज्ञान दिया जाता है, जहाँ ज्ञान देने का कोई अंत ही नहीं है, उस स्थान को नालंदा। ठीक है। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, जैसे आज के समय में आप लोग कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड का नाम सुनते हैं ना। प्राचीन काल में 3 वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला, नालंदा। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है और वहाँ का विद्वान चरक, जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पाणिनि, पतंजलि, कणाद और भारत का सबसे पहला यूनिवर्सिटी नालंदा आफ्टर 1947। तीसरा विक्रमशिला, बिहार स्टेट। तो वर्तमान में 2 यूनिवर्सिटी इंडिया के बिहार में है, एक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। लेकिन आप लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़िएगा या प्राचीन भारत का मैप देखिएगा तो उस इतिहास और मैप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गांधार, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, तो सारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी भारत में थे। आप लोग नाम सुने होंगे अखंड भारत। दुर्भाग्य है आज भारत का खंड तो अखंड भारत में सारे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी में भारत में थे। एक स्लोगन आप लोग सुनते हैं, भारत विश्व का गुरु था, इंडिया वाज वर्ल्ड टीचर। कैसे था ये आप लोग सोच सकते। एक समय था जब पूरा वर्ल्ड से विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत में आते थे, टीचर पढ़ाने के लिए भारत में आते थे। अनफॉर्चुनेट आज पूरा वर्ल्ड पढ़ने और पढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं ना। इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त फर्स्ट के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया। डी.एन. मिश्रा आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार इस विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में किया गया। उसके बाद इसका डेवलप 7वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और सबसे ज़्यादा डेवलप 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल। 800 साल तक यहाँ रेगुलर पढ़ाई का 800 साल। 12वीं शताब्दी के लास्ट में बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का असिस्टेंट कमांडर। तराइन बैटल आप लोग पढ़े होंगे। तराइन बैटल पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को धोखा देते, तो जयचंद के द्वारा धोखा देने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान का हार हो गया तो उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राजा बचा नहीं जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान को सेव कर सके, बचा सके। तो बख्तियार खिलजी ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए, उत्तर भारत की सभ्यता संस्कृति को खत्म करने के लिए, ज्ञान को खत्म करने के लिए मंदिरों को निशाना बनाया, स्तूप को निशाना बनाया, चैत्य को निशाना बनाया और कई महाविहारों को भी निशाना, जिसमें नालंदा भी शिकार हुआ और विक्रमशिला भी हुआ। यहाँ आक्रमण किया तो बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक मारे गए और बहुत सारे घायल हो गए। जो घायल हो गए वो हिमालय के रास्ते, उस समय के जो यहाँ कुलपति थे
12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी का यहाँ आक्रमण हुआ था, तो यहाँ के जो कुलपति थे वो शाक्य श्रीभद्र थे, जो अपने शिष्यों के साथ लेह लद्दाख की तरफ चले गए। शेष विद्यार्थी भय से नेपाल, भूटान, तिब्बत, चाइना की ओर चले गए। उसके बाद इस विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय किया और आग लगा दी। जो आग मीन हाज सिराज एक इस्लाम हिस्टोरियन हैं, उनका एक किताब लिखा हुआ है तहबके काते नासरी। उस किताब के अनुसार नालंदा लगभग 6 महीने तक कंटिन्यू चलता है। उसके बाद नालंदा पूरे मिट्टी के नीचे दब गया। 700 साल मिट्टी के नीचे कंटिन्यू दबा रहा। लोकल किसान लोग इसके ऊपर खेती करते थे। ऊंचा स्थान होने के कारण इसके ऊपर मकान भी बनाते थे। इस विश्वविद्यालय का इंफॉर्मेशन चाइनीज ट्रेवलर वेन सांग की डायरी में पाया। वेन सांग की डायरी नहीं मिलता तो मैं भी नालंदा का इतिहास आज नहीं। वेन सांग यहाँ के छात्र रहे थे। उस समय यहाँ के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे, जो वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, वो अध्यात्म शास्त्र और बुद्धिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर। उनके अंदर में रह करके वेन सांग ने बौद्ध साहित्यों का अध्ययन किया, पिटकों का अध्ययन किए, अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन किया, और जो फैसिलिटी नालंदा में देखे उन्होंने अपनी डायरी में लिखे, जिस डायरी का नाम CU था। वेन सांग की डायरी नहीं मिलता तो मैं भी नालंदा का इतिहास आज नहीं। क्योंकि आप लोग को ये भी मालूम है कि भारतीय इतिहास जानने का मुख्य सोर्स विजिटर की डायरी, चाहे वो मेगा अस्थेनिस का इंडिका बुक हो, पायान का फोक आउट की हो, वेन सांग का CUG हो, धर्मा स्वामी का किताब हो, या तिब्बत हिस्टोरियन नामा तारानाथ की किताब हो। वेन सांग की डायरी को यूरोपियन आर्कोलॉजिस्ट हैमिल्टन बुकानन द्वारा ट्रांसलेट किया गया तो पाया गया कि यह विश्वविद्यालय का एरिया उस समय लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा, 50 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी और 1500 टीचर। एक शिक्षक पे 7 विद्यार्थी का रेशियो था और 3 बड़े बड़े लाइब्रेरी था इस विश्वविद्यालय के अंदर में, जिस लाइब्रेरी का नाम रत्नदधि, रत्न सागर और रत्न रंजन। इसमें से रत्न सागर लाइब्रेरी 9 फ्लोर। अब आप कल्पना कीजिए पूरा वर्ल्ड में 3rd फ्लोर बिल्डिंग, 4th फ्लोर बिल्डिंग का वर्णन नहीं आता है। नालंदा में 9 फ्लोर की लाइब्रेरी थी। यहाँ का आर्किटेक्चर कितना डेवलप होगा, सिविल कितना एडवांस होगा। कई मिलियन किताब था जो में भी 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहा। कागज नहीं था। सभी किताबों का वर्णन भोजपत्र एवं ताम्रपत्र के रूप में मिलता है। इस विश्वविद्यालय में फ्री एजुकेशन था और इसका कॉर्पोरेट मगध के राजा और सुमात्रा के राजा अर्थात भारत के राजा और इंडोनेशिया के राजा 200 विलेज का इनकम टैक्स यहाँ दान में देते थे। लेकिन एडमिशन बहुत ही डिफिकल्ट था। आप लोग कल्पना करेंगे कि उस समय आते आप लोग का एडमिशन यहाँ होता या नहीं होता। आज ब्रह्मा आनंद की सहायता से आप लोग 40 रुपये में इस बड़े शिक्षण संस्थान में आज एंट्री करने के लिए मात्र 40 रुपये। उस समय आते इस विश्वविद्यालय के 4 मुख्य दरवाजे थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ से द्वारपाल होते थे और वो इतने स्कॉलर होते थे उनको द्वार पंडित कहा जाता था। प्राचीन काल में जन्म के आधार पर आगे नहीं, कर्म के आधार पर। तो प्राचीन काल में जो सर्टिफिकेट होता था पंडित, महापंडित, आचार्य, वैदाचार्य, कथकाचार्य, युक्ताचार्य पोस्ट दिया जाता था। सर्टिफिकेट नहीं होता था कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आज मिलता है ना, उस समय नहीं। जो भी विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे उनके साथ ओरल इंटरव्यू होता था और पूछे गए प्रश्नों का जो उत्तर देते थे वो यहाँ पास होते थे, जो नहीं देते थे वो द्वार से लौट जाते थे। बताया जाता है लगभग 10% विद्यार्थी इसके अंदर में पास होते थे। लगभग 90% विद्यार्थी द्वार से लौट जाते थे। अब आप सोचिए कि जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल इतना स्कॉलर हो, उस विश्वविद्यालय के टीचर कितने स्कॉलर होंगे? क्या काकू है ना?
नींद पूरी हो गई? हाँ? अच्छा नींद ले लिए है ना। यहाँ जो बलखम संस्करों का नाम आता है उनका नाम था नागार्जुन। नालंदा के पहला चांसलर थे वह आंध्र प्रदेश के अमरावती। नागार्जुना की बात आता है जितने भी नागार्जुना सब आंध्र में नागार्जुना पहाड़ है, नागार्जुना नागार्जुना डैम है, नागार्जुना पंचायत है, नागार्जुना पहाड़ भी है, नागार्जुना एक्टर भी है ना। खूब नाम कमाए हैं नागार्जुना। अल्लू अर्जुन। नागार्जुना की बात आता है तो नागार्जुना पहाड़ पे एक पिलर मिला है जिस पे कुछ लिखा हुआ है निकाय। निकायों का स्टडी वहाँ पे होता है और बुद्धिज्म में निकाय बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि 16 महाजनपद का वर्णन मिलता है पूरे अखंड भारत में। पूरे अखंड भारत में 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय मिलता है ना। तो निकायों का पढ़ाई होता था। तो निकाय कितना होता है? तो टोटल 5 निकाय होते हैं। बुद्धिज्म में निकाय टोटल 5। अब वह 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, कुछ निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्षेत्र निकाय, ये 5 निकायों की वहाँ पढ़ाई। आर्यभट्ट का नाम सुने आप लोग, जिसने पूरे वर्ल्ड को 0 दिया, अर्थात 0 का यूज पूरा वर्ल्ड कर रहा है वो नालंदा है। वारामिहिर खगोल के बहुत बड़े गुरु पद्मसंभव नाम सुने। उनका सिक्किम और अरुणाचल नागालैंड में गुरु रिंपोची के नाम से जानते है ना। दलाई लामा का नाम सुने होंगे आप। दलाई लामा का नाम सुने है ना। अभी नया दलाई लामा का खोज हो रहा है तो उनकी आयु भी हो गई ना। तो नया दलाई लामा का खोज हो रहा है। तो जो दलाई लामा है ना वो गुरु पद्मसंभव के फॉलो है क्योंकि लामा पंथ के संस्थापक ही गुरु पद्मसंभव। ठीक है। तो वो यहाँ से अर्थात लामा संप्रदाय की शुरुआत मिल रहा है ना, एविडेंस मिल रहा है ना। पशुबंधु, धारुपाल, सविष्णु, अशंगा, शीलभद्र, धर्मकीर्ति, चंद्रकीर्ति, बहुत सारा नाम। यहाँ जो विभिन्न विषयों की पढ़ाई होती थी उसमें मेन विषय था वो था थियोलॉजी। थियोलॉजी मीन्स धर्मशास्त्र। थियोलॉजी, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, योगा, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन और सभी विषयों की पढ़ाई पाली एवं संस्कृत में। लेकिन नालंदा जो था वो महायान का सबसे बड़ा बुद्धिज्म की 2 शाखा है, हीनयान और हीनयान को थेरावाद का है ना, और महायान। तो ये महायान का सबसे बड़ा केंद्र था। वेंसांग की डायरी के आधार पर इस विश्वविद्यालय का खोज कलिंगम महोदय थे जिनको भारतीय पुरातत्व के पिता कहते हैं। लेकिन इसका एक्सकेवेशन जो स्टार्ट हुआ वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पहले हुआ। 1 किलोमीटर की एरिया में इसका खुदाई का कार्य किया गया। रेस्ट एरिया के ऊपर गांव है, सामने देखिएगा तो गांव दिखाई देगा, इधर भी गांव के चारों तरफ गांव है। 1915 से 37 ईस्वी तक इसका खुदाई किया है। 2 लाइन मिला, एक लाइन रहने और पढ़ने के लिए, दूसरे में पूजा करने के लिए। अभी तक इस विश्वविद्यालय का मेन गेट नहीं मिला है, लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ से जो मूर्ति मिला है खुदाई के क्रम में वो अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञापान्विता, मारीची, चंबल, कर्तव्य, मैत्रेय और भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिला है ये नालंदा के म्यूजियम में रखा हुआ है। नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पूरे बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पहला है महाबोधि टेम्पल बोधगया और दूसरा है नालंदा इंस्टीट्यूट 2016 में हुआ है। और आप लोग यहाँ पे जो देखेंगे कंस्ट्रक्शन अबाउट 25% कंजर्वेटेड वॉल देखेंगे। कंजर्वेटेड समझ रहे हैं? रिपेयरिंग किया हुआ क्योंकि खुदाई हुआ तो डैमेज भी मिला ना, इसको कंजर्वेशन की है। 75% ओरिजिनल क्योंकि प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था। बिफोर ब्रिटिशर्स भारत में तो सीमेंट था ही नहीं, और सीमेंट नहीं था तो आज तक टिका हुआ। सीमेंट आया है तो एक तरफ बनता नहीं है कि दूसरी तरफ गिर जाए। बिहार में तो बना नहीं कि पुल बह गया। हर महीने एक ब्रिज गिर। हाँ, हर महीने। अभी कम गया, लगाम लगा है।
है ना। तो प्राचीन काल में सीमेंट नहीं था, तो दीवारों का निर्माण चूना, सुर्खी, उड़द का दाल, मिट्टी, गन्ने का जूस और बेल का रस होता है। आज खाने एवं पीने के लिए नहीं मिलता है। प्राचीन काल में नालंदा की दीवारों में यूज होता था। सोचिए मगध कितना समृद्धशाली था, मगध की जनता कितना खुशहाल थी। एक स्लोगन आप लोग सुने हैं, भारत सोने की चिड़िया थी। कैसे थी, कैसे थी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्राचीन काल में ही सारा कहावत है। आज का जो समय है ना सर, पॉज कर दीजिए, अब खत्म।